नमस्कार बच्चों, आज का वीडियो है कक्षा 9वीं के लिए। पाठ का नाम है प्रेमचंद के फटे जूते। लेखक है हरिशंकर परसाई। पाठ का शीर्षक लिखा है, इसकी पृष्ठभूमि में जो चित्र दिखाई दे रहा है वो प्रेमचंद जी का है। चेहरे पर भरी भरी मूछें हैं, जिसके कारण चेहरा पूर्ण रूप से भरा हुआ है, परंतु शारीरिक रूप से कमजोर चिपके गाल को ये मूछें छुपा देती हैं। तो भरी हुई मूछों के कारण उनका चेहरा भरा भरा प्रतीत होता है। ये महान उपन्यास सम्राट, महान कथाकार प्रेमचंद जी हैं। इनका मूल नाम धनपत राय था और सोजे वतन जो इनकी रचना थी कि अंग्रेजों द्वारा प्रतिबंध लगाने के बाद इन्होंने अपना नाम प्रेमचंद रख लिया था। तभी से ये प्रेमचंद के नाम से अपना रचना कर्म करते हैं। तो आज के जो पाठ है वो है प्रेमचंद के फटे जूते और उनके लेखक हैं हरिशंकर परसाई। प्रेमचंद जी एक व्यंग्यकार हैं और आज सबसे बड़ी बात है कि एक व्यंग्यकार के ऊपर दूसरे व्यंग्य लेखक हरिशंकर परसाई अपना रचना कर्म कर रहे हैं, अर्थात प्रेमचंद के ऊपर ये पाठ लिख रहे हैं। ये हरिशंकर परसाई जी का फोटो चित्र है। तो हरिशंकर परसाई जी ने महान व्यंग्यकार प्रेमचंद के ऊपर यह व्यंग्य रचना की है। तो देखिए, हरिशंकर परसाई का जन्म सन 1922 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी गांव में हुआ। सन 1922 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी गांव में हुआ। शिक्षा नागपुर विश्वविद्यालय से हुई एमए की और इनका कार्य था वह अध्यापन के बाद जबलपुर से वसुधा नामक पत्रिका निकाली। मतलब एमए करने के बाद वे अध्यापन का काम किया और उसके बाद ये जबलपुर से वसुधा नामक पत्रिका निकाली, जिसकी हिंदी में काफ़ी सराहना हुई। पाठगत उद्देश्य। अब पाठगत उद्देश्य क्या है? जो ये व्यंग्य रचना है, इसमें लेखक हरिशंकर परसाई ने प्रेमचंद के फटे जूतों के माध्यम से तत्कालीन सामाजिक विद्रूपताओं को उजागर किया। जो सामाजिक बुराइयां हैं उनको उजागर किया है। इसमें लेखक के जीवन के प्रति सादगी की भावना भी झलकती है। इसमें लेखक की जीवन के प्रति सादगी की भावना झलकती है कि वे जीवन को किस प्रकार सीधे सरल तरीके से जीवन यापन करते हैं। आगे परसाई जी ने प्रेमचंद के व्यक्तित्व की सादगी के साथ एक रचनाकार की अंतर्वेदी दृष्टि का विवेचन करते हुए दिखावे की प्रवृत्ति पर व्यंग किया। जो दिखावे की प्रवृत्ति करती है आजकल का संसार, उसके ऊपर व्यंग किया। तो यहाँ पहली पंक्ति में ये लिखा है कि परसाई जी ने प्रेमचंद के व्यक्तित्व की सादगी, प्रेमचंद के व्यक्तित्व की सादगी को यहाँ दिखलाया है। सादगी के साथ एक रचनाकार की अंतर्वेदी दृष्टि का विवेचन करते हुए दिखावे की प्रवृत्ति पर व्यंग किया है। तो उन्होंने प्रेमचंद के व्यक्ति सादगी को दिखलाया और एक रचनाकार की अंतर्वेदी दृष्टि का विवेचन करते हुए जो दिखावे की प्रवृत्ति होती है उसका व्यंग किया। दूसरा बात है, लेखक के सामने प्रेमचंद और उसकी पत्नी की एक तस्वीर, मतलब एक फोटो है लेखक के सामने और वे पत्नी के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं, जिसमें सिर पर एक किसी मोटे कपड़े की टोपी है, कुर्ता धोती पहने हुए हैं, गालों की हड्डियां उभरी हुई हैं, घनी मूंछों से चेहरा भरा भरा लगता है, पाँव में कपड़े के जूते हैं और जिनके फीते बेतरतीब रूप से बंधे हुए हैं। और दाहिने पाँव का जूता तो ठीक है, पर बाएं पाँव के जूते में बड़ा सा छेद हो गया। तो बाएं पाँव के जूते में बड़ा सा छेद है, जिससे अंगुली बाहर निकल आई है।
लेखक की नज़र इसी फटे जूते पर अटक गई। तो लेखक की नज़र इसी फटे जूते से निकल गई, लेखक की नज़र इसी फटे जूते पर अटक गई। तो लेखक सोचता है कि जब फोटो खिंचवाने की पोशाक है तो सामान्यतः पहनने की पोशाक कैसी होगी। उन्होंने सोचा, पर लगता है कि इस आदमी की पोशाकें अलग अलग नहीं होंगी, इसमें पोशाक बदलने का गुण नहीं है। अर्थात ये बात से प्रेमचंद की सादगी झलकती है। तो ये फोटो को देख करके ही वो अपना ये व्यंग रचना की है। तो लेखक के सामने प्रेमचंद और उसकी पत्नी की एक तस्वीर है, और तस्वीर में उनके बाएं पैर के जूते में एक बड़ा छेद हो गया, जिससे एक अंगुली बाहर निकली। तो प्रेमचंद के फटे जूते को देखकर परसाई जी का चिंतित होना कि यदि फोटो खिंचवाते समय कपड़ों का यह हाल है तो उनके वास्तविक जीवन का क्या रहा होगा। वास्तविक जीवन का क्या रहा होगा मतलब यहाँ पर लेखक बता रहा है कि उनकी आर्थिक स्थिति कितनी कमजोर होगी। जब फोटो खिंचवाते समय लोग अपने आप को व्यवस्थित कर लेते हैं, अपनी बुराइयों, कमजोरियों को, गरीबी को छुपा लेते हैं, परंतु जब इसकी वास्तविक स्थिति फोटो खिंचाने में ये है तो असलियत में जिंदगी, इनका जीवन कैसा रहा होगा, इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। वो ऐसे कह रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि वो जैसे हैं वैसे ही फोटो में देखते हैं और वैसे ही बाहर नजर आते हैं, अर्थात इनके दोहरा व्यक्तित्व नहीं है। आगे देखते हैं। लेखक अब अपने जूते को देख रहा है। लेखक कह रहे लेखक का जूता ऊपर से अच्छा है लेकिन उसका तला घिस गया है। तला प्रेम प्रसाई जी कह रहे हैं कि मेरा जूता ऊपर से अच्छा है परंतु इसका तला घिस गया है। लेखक पर्दे का ध्यान करता है, वह फटे जूते पर फोटो नहीं खिंचवा सकता। वो कहते हैं वो तले का ध्यान, तला घिस गया है, परंतु जो लेखक है स्वयं क्या है वो पर्दे, आजकल के लेखक हैं या लेखक खुद के लिए भी कह रहा है कि पर्दे का ध्यान रखता है, वो फटे जूते में फोटो नहीं खिंचवा सकता। आप देखिए प्रेमचंद की जो बाएं पाँव की अंगुली है उस किस बात की ओर इशारा कर, देखते हैं कैसे करती है। प्रेमचंद के पाँव की अंगुली मानो उस घृणित जगह की ओर या घृणित बात की ओर इशारा कर रही है जिस पर ठोकर मारकर उसके जूता फट गया। वो समाज की घृणित बात, वो बुराइयाँ, वो कुरीतियाँ, उनकी ओर इशारा कर रही है जिस पर ठोकर मारकर उनके पाँव का जूता फट गया है। वे अब भी उन लोगों पर हंस रहे हैं। वो हंस कैसे रहे हैं? क्योंकि क्योंकि जब फोटोग्राफर ने रेडी प्लीज कहा होगा तब परंपरा के अनुसार प्रेमचंद जी ने चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश की होगी, पर ऐसा प्रतीत होता है कि जब प्रेमचंद जी जबरदस्ती मुस्कान लाने की कोशिश कर रहे होंगे, फोटोग्राफर ने क्लिक करके थैंक यू कह दिया होगा। वह सोचता भी होगा कि एक ऐसा आदमी फटे जूते पहनकर फोटो खिंचवा रहा है। तो जब उस समय जो मुस्कान आई थी, चेहरे पर जो मुस्कान आई थी, उसको देखकर उन्होंने कह रहे हैं कि वे अब भी उन लोगों पर हंस रहे हैं जो उंगली को ढकने की चिंता में अपने तलवे घिसाए जा रहे हैं, अपने उंगली को बाहरी रूप से ढकने के लिए अपने अंदरूनी रूप से क्या होते हैं, कष्ट सहन करते जा रहे हैं, अर्थात उंगली को ढकने की चिंता में अपने तलवे घिसाए जा रहे हैं। तो उन लोगों पर जो पर्दा करके अपना जीवन यापन करते हैं, अपने वास्तविक जीवन को छुपा करके दिखावे की जिंदगी जी रहे हैं, उन लोगों पर वो मुस्कान प्रकट कर रहे हैं। तो ये उन्हीं के ऊपर एक क्या है, व्यंग्य रचना है। उनके जीवन को प्रकट करते हुए आज की जो दिखावे की जो प्रवृत्ति है, लोगों की जो दोहरी जीवन शैली है, उस पर एक व्यंग्य रचना की। परसाई जी बोलचाल की सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं, भाषा शैली की बात करते हैं तो बोलचाल की सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं, किंतु रचना के अनूठेपन के कारण उनकी भाषा की मारक क्षमता बहुत बढ़ जाती है। भाषा को व्यवहारिक और प्रभावपूर्ण बनाने के लिए उन्होंने अंग्रेजी और उर्दू शब्दों का मुक्त भाव से प्रयोग किया। भाषा को व्यवहारिक और प्रभावपूर्ण बनाने के लिए उन्होंने अंग्रेजी और उर्दू शब्दों का मुक्त भाव से प्रयोग किया। लेखक की शैली व्यंग्य प्रधान है। लेखक की शैली व्यंग्य प्रधान है। इसमें तीखापन और तथ्य की गहराई तक उतार देने की अपूर्व, तो इसमें तीखापन है और तथ्य को गहराई तक उतार देने की अपूर्व क्षमता है। बात को कि अंदरूनी तह तक जाने की इसमें अपूर्व क्षमता है इसकी भाषा में। आगे देखते हैं। शब्द संपदा, कुछ
शब्द संपदा है उपहास यानी खिल्ली उड़ाना, मजाक उड़ाने वाली हंसी, उसे बोलते हैं उपहास। ठीक। आग्रह पुनः पुनः निवेदन करना, क्लेश दुख, तकादा तकाजा यानी टू आस्क फॉर रिटर्न, पैसे मांगने के लिए बार बार बोलना। पनहिया देसी जूतियाँ, बिसरना भूल गए। तो और भी जैसे कठिन शब्द हैं, जैसे घृणित घृणा करने योग्य, निंदित तिरस्कृत, ठीक है। बंद जूते की जो फीते होते हैं, लेस होते हैं, उन्हें बंद बोलते हैं। बेतरतीब, अव्यवस्थित, ठाठ, शान, पोशाक, वेशभूषा, ये और शब्द संपदा है। तो कुछ सवाल यहाँ पर, जैसे यहाँ तुम्हारी से किसकी ओर संकेत है कि जब तुम्हारी ये पोशाक है तो पहनने की कौन सी पोशाक होगी। प्रेमचंद की ओर, लेखक की ओर, पाठक की ओर, सभी की ओर। तो यहाँ पर फोटो को देखकर ही वो अपनी व्यंग्य रचना कर रहे हैं, अपना निबंध लिख रहे हैं, तो ये प्रेमचंद की। टीले को बरकरार कर बाजू से निकलने से क्या आशय है, मतलब टीले को बरकरार कर, टीले से बचकर बाजू से निकलने की क्या आशय है, अर्थात मुसीबतों को टालना, टीले को बचाना, टीले से बचना, ठोकर से बचना, है ना। मुसीबतों को टालना, टीले से बचाना, टीले से बचना, ठोकर से बचना। तो टीले से बचना, टीले टीले की बात नहीं, परंतु सांकेतिक करता है मुसीबतों को टालने की बात है। प्रेमचंद सब पर क्यों हंसते हैं, क्योंकि सभी अपनी कमजोरी को ढक रहे हैं, कमजोरी दिखाते हैं, ढोंग कर रहे हैं, इनमें से कोई। तो क्यों हंसते हैं, क्यों लोग दोहरा व्यक्तित्व करते हैं, अपने ऊपरी रूप से सही रहते हैं परंतु अंदरूनी रूप से कष्टग्रस्त रहते हैं, अर्थात वे अपनी सभी कमजोरियों को ढक रहे हैं, इसलिए वो सब पर हंस रहे हैं। अर्थात प्रेमचंद दूसरे वाले में टीले को बरकरार कर बाजू से निकलने का आशय था, प्रेमचंद मुसीबतों से क्या टक्कर लेते थे, अर्थात वो ठोकर मारकर निकलते थे, उनका विरोध करते थे। इसी ठोकर मारने के जूते पर क्या आगे से जूता फट गया था बाएं पाँव का, इसीलिए मुझसे अंगुली बाहर आ गई। परंतु यहाँ है टीले को बरकरार कर बाजू से निकलने का आशय मुसीबतों को टालना, मुसीबतों को टालना, अर्थात मुसीबत मोल नहीं लेना। और तुम्हारी से किसकी ओर संकेत है, ये प्रेमचंद की ओर संकेत है। तो ये आज के प्रेमचंद के फटे जूते पाठ में माध्यम से लेखक क्या बतलाना चाहता है, इस पाठ लेखक क्या बतलाना चाहता है। तो देखिए, प्रेमचंद के फटे जूते पाठ के माध्यम से लेखक ने प्रेमचंद के व्यक्तित्व की सादगी का वर्णन करते हुए लेखक की दयनीय आर्थिक स्थिति पर कटाक्ष किया। कैसे कि प्रेमचंद युग प्रवर्तक कथाकार, उपन्यास सम्राट कहे जाते हैं, परंतु उनके फटे जूते पहनकर अपना जीवन व्यतीत करना पड़ा। वे इतने सहज थे कि उन्हें अपने फटे हाली पर लज्जा या संकोच नहीं होता था। वे बेपरवाह दृढ़ विश्वासी थे। इसके विपरीत आज समाज में प्रदर्शन प्रधान हो गया, मतलब दिखावा प्रधान हो गया है। लोग मांग कर वर दिखाई करते हैं, बारात कार उधार मांग करके बारात चढ़ाई करते हैं। प्रेमचंद की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं था, प्रेमचंद की करनी में और कथनी में कोई अंतर नहीं था। तो यह पाठ के माध्यम से ये बतलाना चाह रहा है। दूसरा आपको बताएं कि लेखक के विचार से प्रेमचंद का जूता कैसे फट गया। लेखक का विचार है कि प्रेमचंद का जूता परिस्थितियों से समझौता न करने के कारण फट गया, अर्थात वो परिस्थितियों से टालते नहीं थे, परिस्थिति टालते नहीं थे, बल्कि उनका सामना लिया करता था, समझौता
न करने के कारण फट गया होगा। उनकी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं थी कि नए जूता खरीद सकते। वे अपने फटे जूते को तब तक पहने रखना चाहते थे जब तक कि वे पहनने के लायक रहे जब तक कि वे पहनने के लायक रहे तब तक वो उसे पहना करते थे। तो ये प्रेमचंद के फटे जूते में उनकी फोटो को देखकर हरिशंकर परसाई जी ने उनके व्यक्तित्व के ऊपर ये पूरा निबंध लिखा है। तो इसमें कुछ बातें आई हैं, जैसे हम आपको बता देते हैं कि कुछ सवाल हैं, जैसे जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है, अब तो जूते की कीमत और भी बढ़ गई है। एक जूते पर 2500 टोपियां न्यौछावर होती हैं। इस पंक्ति का क्या अर्थ है? तो देखिए कि जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है और अब तो जूते की कीमत और भी बढ़ गई है। अब तो जूते की कीमत और भी बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियां न्यौछावर होती हैं। तो यहाँ पर लेखक कहना चाहता है कि जूता टोपी से महंगा होता है। जूता टोपी से महंगा होता है, इसलिए एक सामान्य व्यक्ति के लिए जूता खरीदना आसान नहीं होता। तो जूता सदा ज़्यादा कीमत रखता है, सदा ज़्यादा कीमत रखता है। तो अब तो उस जूते की और ज़्यादा कीमत हो गई है और एक जूते पर 50 टोपियां न्यौछावर होती हैं। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि जूता टोपी से महंगा होता है, इसलिए एक सामान्य व्यक्ति के लिए जूता खरीदना आसान नहीं होता। अब देखिए यहाँ पर जूता शब्द आया है आर्थिक रूप से मजबूत व्यक्ति। आर्थिक रूप से मजबूत व्यक्ति, समाज में प्रभुत्व स्थापित करने वाले व्यक्ति, जिनका समाज में प्रभुत्व है, चाहे वो कितना भी बड़ा साहूकार हो, सेठ हो, चाहे उसे शिक्षा मात्र की लेस पर जानकारी नहीं हो, पर समाज में प्रभुत्व है, पकड़ है, उसकी समाज में एक प्रतिष्ठा है। ऐसे व्यक्ति के सामने जो समाज में धन के आधार पर, बल के आधार पर अपना प्रभुत्व स्थापित करते हैं, उनके आगे 2500 टोपियां, टोपियां मानी सम्मान का प्रतीक है, अर्थात उनके सामने समाज में एक पढ़े लिखे व्यक्तियों का वर्ग है, वो भी उनके आगे न्यौछावर रहता है, उनके आगे न्यौछावर था। टोपी वाले उनके सामने झुकते हैं। और अब तो इस जूते की ताकत और भी बढ़ गई है, और अब तो इस जूते की ताकत और भी बढ़ गई है। कैसे कि अब 50 नहीं, अब तो कई सैकड़ों लोग हैं जो उनके आगे न्यौछावर रहते हैं, उनके आगे झुकते हैं। अर्थात समाज में पढ़े लिखे लोगों का, साहित्यकारों का अब कोई भी सम्मान नहीं होता, उनकी जगह नहीं है। अब तो समाज में जो प्रभुत्वशाली लोग होते हैं उनका ही वर्चस्व है, और उनके आगे पढ़े लिखे जो साहित्यकार लोग रहते हैं उनका कोई वजूद नहीं होता। यहाँ पर ये तो जूता सामाजिक रूप में अपनी प्रतिष्ठा प्रभुत्व वाले लोगों के लिए कहा है, जो धन और बल के आधार पर समाज में अपना स्थान बना के रखते हैं। और टोपी समाज के पढ़े लिखे ज्ञानी वर्ग के लोगों के लिए, साहित्यकारों के लिए कहा गया है, अर्थात समाज में इनका कोई वजूद नहीं है, ये सब इनके आगे झुके रहते हैं। देखो आगे, तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। तो यह लेखक कहता है कि आज के युग में सभी अपनी कमियों, कमजोरियों, बुराइयों को छिपा कर रखते हैं। तो तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। तो लेखक कहता है कि आज के युग में सभी अपनी कमियों, कमजोरियों और बुराइयों को छिपा कर रखते हैं, इसलिए सभी पर्दे के महत्व को स्वीकार करते हैं। परंतु प्रेमचंद किसी प्रकार के दिखावे में विश्वास नहीं करते थे। प्रेमचंद किसी प्रकार के दिखावे में विश्वास नहीं करते थे, इसलिए पर्दे का महत्व नहीं समझते थे। आज के आडंबर प्रिय लोग बाहरी तड़क भड़क दिखाने के लिए पर्दे की प्रथा पर न्यौछावर, अर्थात पर्दे की
प्रथा पर न्योछावर हो रहा है। आज के लोग क्या कहते हैं, आडंबर प्रिय लोग हैं आजकल के, जो बाहरी तड़क भड़क दिखाने के लिए पर्दा की जो प्रथा है, पर्दे की प्रथा है, दिखावे की जो प्रथा है, उस पर न्योछावर हो रहे हैं। अर्थात वे छिपाओं में विश्वास रखते हैं, बल्कि प्रेमचंद छिपाओं में विश्वास नहीं रखते थे, वे जैसे थे वैसे ही दिखाई देते। आगे देखो अगली, जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ अंगूठे से इशारा करते हो। जिसे तुम घृणित समझते हो उसे तुम अंगूठे से इशारा करते हो। तो प्रेमचंद इसका इस व्यंग्य है, इसका अर्थ है कि प्रेमचंद जिस व्यक्ति या वस्तु को गंदा या गलत समझते थे उसकी ओर पैर की उंगली से इशारा करते थे, पैर की उंगली से इशारा करते थे। तो यहाँ कहने का तात्पर्य कि प्रेमचंद की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं था। वे जिसे पसंद नहीं करते थे उसे खुलकर आलोचना करते थे। यहाँ तात्पर्य पैर की उंगली से अंदर खुलकर आलोचना करते थे। इसलिए लेखक ने लिखा है कि प्रेमचंद घृणा करते थे। लेखक ने लिखा है प्रसाई जी ने कि जिसे प्रेमचंद घृणा करते थे उसकी और हाथ की नहीं पैर की उंगली से संकेत करते थे। उसके हाथ की नहीं पैर की उंगली से इशारा करते थे। जो समाज की जो सामाजिक बुराइयां हैं, जो समाज में गलत रीति रिवाज है, जो मुसीबतें हैं, कठिनाई है, समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, बुराइयां हैं, उन सब की ओर पैर की उंगली से वो इशारा करते हैं। घृणा से घृणित संकेत की ओर यहाँ पे बात बतलाई गई है। अच्छा, तो प्रेमचंद के फटे जूते पाठ से संबंधित आपके सामने बहुत सारी बातों का जिक्र कर दिया गया है। और इस वीडियो के माध्यम से इस पाठ की पृष्ठभूमि और इस पाठ के लेखक, पाठगत विशेष उद्देश्य और भाषागत शैली, शब्द संपदा और जो पुनरावृत्ति संबंधी कुछ प्रश्न और कुछ अतिरिक्त प्रश्नों का जिक्र कर दिया गया है, और जिसको सुनकर आपको इस पाठ से संबंधित बहुत सारी जानकारी प्राप्त होगी। अतः आप इस पाठ को एक बार दोबारा पढ़ना और उससे संबंधित बातों को आत्मसात करने की कोशिश करना कि हरिशंकर परसाई प्रेमचंद के फोटो के माध्यम से क्या क्या चीज़ बतलाने की कोशिश कर रहे हैं। धन्यवाद।